और हम इसीलिए लगभग हर महीने में हमने व्रत लिया है कि कम से कम 7-8 जगहों पर तो जरूर जाएंगे। वहां भी काम करते ही हैं, पुस्तकों का काम करना होता है, प्रोफेसर के साथ बैठना पड़ता है, हमें भी पढ़ने को और मौका मिला। सेवा के दौरान तो मैं 2-2 घंटे अपनी इच्छा से पढ़ता था, अब तो मुझे 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ रहा है और मुझे लगता है जैसे मेरे विद्यार्थी जीवन का कोई पुनरागमन हो गया है। तो हमारी पत्नी भी कहती है कि भाई कब तक पढ़ते रहेंगे, तो आप नौकरी में भी 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते रहे, 12 घंटे नौकरी करते रहे। अब जब हमने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद कभी घूमेंगे हमारे साथ कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह में, तो आप जो है आप फिर पढ़ने लगे। तो हमने कहा ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि इससे बड़ा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, क्योंकि अगर हमने नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, महर्षि अरविंदो के सपनों को साकार करने के लिए, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, जैमिनी, गौतम, बादरायण, पतंजलि, कपिल, उनकी इच्छाओं के अनुरूप अगर हमने नई पीढ़ी के लिए पूर्ण नहीं लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्फुरण पैदा कर दिया, तो अगली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से उस अभियान को एक बहुत ही उत्कृष्टता के साथ लेकर खड़ी होगी। जब लोकमान्य तिलक ने स्वराज की बात की होगी 1905 में बंग भंग आंदोलन के बाद, तो किसी ने सोचा था क्या कि इतने जल्दी आंदोलन बन जाएगा। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जब योग की चर्चा करना शुरू किया था आज से 20 वर्ष पहले, 25 साल पहले, जब तेजी से चर्चा हुई 20 साल पहले, जब वो चर्चा प्रारंभ किए थे, तो पूज्य परमार देव जी तो उनके परम शिष्य हैं, बहुत ही अति निकटस्थ हैं, आत्यंतिक प्रीति है स्वामी जी को इनसे। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं प्रशासनिक सेवा में हरिद्वार में उस दौर में तैनात था जब पूज्य स्वामी जी का इस दिशा में बीजारोपण हो रहा था। विगत 30 वर्षों से स्वामी जी के निकटस्थ रहा हूं मैंने देखा, उनकी पूरी यात्रा देखी है हमने, और इसीलिए उनसे उसी प्रकार की सामीप्यता निरंतर बनी रही, और इसीलिए हमने इस कार्यभार को उनकी प्रेरणा से चुनौतीपूर्ण लिया। तो उस समय हमें भी नहीं लगता था कि योग जो ग्रंथ और गुफाओं के रहस्यवाद में आवरण में छिपा हुआ है, वह गांव-गांव, गली-गली, पार्क-पार्क, ट्रेन, फ्लाइट, सब में अनुलोम विलोम करते हुए लोग मिलेंगे, कपालभाति करते हुए। या सिंगापुर जाओ, मैं हेग में 6 महीने पढ़ने गया सर्विस के दौरान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज, पॉवर्टी एलिवेशन पर एक प्रोग्राम के तहत गया था 6 मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मैं ऐसे घूम रहा तो देखा कि वहां के नीदरलैंड के पार्क में भी कपालभाति चल रही थी, और वो भारतीय लोग नहीं थे, वो हॉलैंड के लोग थे। मैं जब इसी तरह ड्यूक यूनिवर्सिटी में यूएसए में 6 मंथ कोर्स पढ़ने गया, नॉर्थ कैरोलिना में जो यूएसए का है, तो वहां जो मुझे प्रोफेसर जर्मनी का पढ़ा रहा था, वो हमसे कह रहा था कि डू यू प्रैक्टिस योग एंड प्राणायाम डेली आर नॉट मिस्टर सिंह? तो हमने कहा यस सर, आई हैव स्टार्टेड सिंस लास्ट 30 years। तो बोले यस आई ऑल्सो डू इट पर डे एंड इट्स वेरी मिरेकुलस, इट फ्लोज लॉट्स ऑफ एनर्जी विद इन मी। और फिर बाकी स्टूडेंट्स को बताने लगे, जो दूसरे देशों के लोग थे कई क्लासेस में, तो उनको कहने लगे कि प्रैक्टिस योगा, वो योगा बोलते हैं, हम तो खैर योग कहते हैं। तो ये किसी ने सोचा था क्या इतना बड़ा आंदोलन होगा कि धीरे धीरे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें अचानक आगमन होगा डिवाइन उससे, और वो उसको पूरे विश्व स्तर पर विश्व योग दिवस 21 जून घोषित करवा देंगे। ये किसी ने सोचा था क्या 20 साल पहले? जब बाहर के लोग हमसे पूछते थे कि तुम्हारे पास क्या है, भारत के पास क्या दिया विश्व को, जब हम जाते थे विदेश में पढ़ने के दौरान, तो मैं उनसे ये सब तो गिनाता ही था, खगोल विज्ञान, सब दुनिया भर की फिजिक्स, वैशेषिक दर्शन, लेकिन मैं उनसे कहता था
अच्छा तुम इतनी चीज नहीं समझोगे क्योंकि उतनी किताबों को पढ़ा नहीं तुमने, लेकिन योग तो दिया है, ये तो देख रहे हो। तो उन्होंने कहा दिया। तो उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी संकल्प शक्ति के साथ अगर हम भारतीय शिक्षा को भी केंद्र में रख करके करेंगे, और स्वाभाविक है कि हम एनसीएफ के अनुकूल हैं। जो पहला प्रश्न था कि कहीं बच्चा हमारा इनकॉम्पिटेंट तो नहीं हो जाएगा, आईआईटी लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, नीट लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। हम किसी भी मॉडर्न साइंस के किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ कोई छिड़खानी नहीं। मॉडर्न साइंस तो पढ़ाना ही पढ़ाना है क्योंकि वो 21st सेंचुरी स्किल है। लेकिन हमें बच्चों के मन में एक बोध गौरव का भी पैदा करना है कि तुम अंधविश्वासियों के देश में नहीं पैदा हुए हो, एक लंबी ज्ञान परंपरा है इसकी। और हो सकता है उन्हीं के मध्य से नए बच्चों को शोध करने की प्रवृत्ति आ जाए। जापान में 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला था हेल्थ में, किसी को याद है? ओशानीरो ओसमी को मिला। किस लिए मिला मालूम? उपवास से कैंसर नहीं होता। किस पर मिला? बोलिए जरा, थोड़ा अंदर से गौरव महसूस होगा। उपवास करने वाले को कैंसर नहीं होता, ये उसने कहा। और शोध में दिखाया उसने कि किस तरह से कैंसर सेल जो होते हैं, जो ग्रोथ और डैमेजेस हैं, वो बैलेंस हो जाता है जब आप सिर्फ उपवास कर लेते हो। उसने कहा अगर 12 घंटे का उपवास भी अगर 30 डेज कर लो तो कैंसर सेल जो जनरेट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस पर बिना नोबेल प्राइज। और भारत में जब वो जो स्वामी रामदेव कहते हैं कि योग प्राणायाम से डायबिटिक ठीक हो सकता है, तो उनको आईएमए घसीट ले जाता है देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो एक ये 1835 का एजुकेशन एक्ट, एक ये 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और 1954 में उस पर 63 अमेंडेड जो बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। वो कहती है कि ये 52 रोग ठीक ही नहीं हो सकते। तो जब ठीक ही नहीं हो सकते तो किस लिए तुम इलाज करते हो भाई? जब तुम खुद ही स्वीकार कर ले रहे हो कि ठीक ही नहीं कर सकते, तो फिर अपनी पैथी को कहो ना कि हमारी पैथी में ये कमी है। लेकिन ये अहंकार की दूसरी पैथी में इलाज ही नहीं है इसका, ये तो नहीं ठीक। ये तो विज्ञान नहीं कहता। विज्ञान ठहराव नहीं है, विज्ञान तो डायनेमिक है। विज्ञान तो समस्याओं का समाधान देता है, विज्ञान कहीं जड़त्व नहीं देता। और विज्ञान का मतलब ही होता है कि ज्ञान के मार्ग तक पहुंचने की पद्धति विज्ञान। और ज्ञान क्या है? जो सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो इसलिए हमने पूरा एनसीएफ को 101% फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे शर्त में ये है कि हम ज्ञान परंपरा लाएंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट रहेगा एनसीएफ का ही। कॉम्पिटेंसी बच्चों की एनसीएफ के अनुरूप देंगे, लेकिन उस कंटेंट में आधुनिक के साथ एंशिएंट को हम फ्यूजन करेंगे। वही इतना ही अंतर है, और खूबसूरत से करेंगे। क्या विज्ञान की किताब को पंचतंत्र के तरह पढ़ाया जा सकता है? जैसे पंचतंत्र में कहानियां हैं, विष्णु शर्मा जी ने बिगड़ैल राजकुमारों को पशु पक्षियों के संवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान, कूटनीति विज्ञान, विदेश नीति समझा दिया। क्या विज्ञान के कॉन्सेप्ट भी इस माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं? क्या कहीं कोई पुस्तक देखा आपने? हमारी पुस्तक लीजिएगा आप तो आपको मिलेगा कि पशु पक्षियों के साथ, मनुष्यों के साथ संवाद करते हुए साइंस के गूढ़ विषयों का कैसे बच्चे मनोरंजक ढंग से बोध कर लेंगे। रटना नहीं पड़ेगा उन्हें। जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है तो हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं एक चार्ट बना के लेयर लेयर करके। हम उनको बहुत खूबसूरती से समझा रहे हैं कि बच्चा पार्क में खेल रहा है, वॉलीबॉल थक गया तो वॉलीबॉल
ऐसे सर पर रख करके लेटा है पार्क में, और फिर ऊपर उड़ रही है गौरैया, तो उससे पूछता है कि दीदी तुम उड़ लेती हो, मैं तो नहीं उड़ लेता हूं। फिर गौरैया उसको विज्ञान की भाषा बताती है कि हम क्यों उड़ लेते हैं, अपने पंख की डायनेमिज्म बताती है, अपने ऑक्सीजन कम होने पर भी जी लेती है, ऑर्गेनिज्म बताती है आम भाषा में। फिर वो कहता है उसके ऊपर क्या है, तो वो कहती है कौवा काका से पूछना। फिर वो कौवा से पूछता है ऊपर देख कर, फिर कौवा उसको बताता है जिस सीमा तक कौवा उड़ पाता है। फिर कौवा से भी पूछता है आगे क्या, फिर कहता है आगे गरुड़ पक्षी है ना, उससे बात करो। फिर और ऊपर देखता है तो गरुड़ उड़ता दिखता है, तो उससे बात करता है। फिर वो उसी बीच में एटमॉस्फेयर के जितने लेयर हैं वो गरुड़ समझाता जा रहा है उसको, क्लाउड्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ के टेम्परेट जोन के बारे में सब समझा रहा है, जो कुछ डेफिनेशन रटाते हैं। फिर वो कहता है इसके ऊपर क्या है, तो कहता है गिद्ध से पूछो, वल्चर से, वो बताए। तो फिर उससे पूछता है कि हमसे दोस्ती करोगे, बोला क्यों दोस्ती करना चाहते हो, बोला तुम उड़ के जाते हो ना, तो उधर हेवन भी है, हमारे दादा कहते थे, तो कुछ बताओ ना ऊपर क्या है। तो कहता मैं आ रहा हूं, तो नीचे आके उतर के उसको बताता है कुछ चीजें। फिर वो कहता है उसके ऊपर क्या है, तो कहता है उसके ऊपर तो मैं नहीं जा पाता। तो बच्चा पूछता है फिर कैसे करेंगे, तो वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम, फड़फड़ा के पंख उड़ता है, एक अखबार बच्चे के सामने आता है उड़ के, उसके पंख की फड़फड़ाहट से, उस पर फ्रंट पेज पर लिखा है चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण। ये संकेत दे रहे हैं बच्चे को कि उसके ऊपर जाना है तो तुम्हें स्पेस साइंटिस्ट बनना होगा और जानना है। तो इस तरह के हमने पुस्तकों में इस तरह की कहानियां लिखी है कि जो पंचतंत्र की पद्धति, उपनिषद की पद्धति, वार्ता की पद्धति, शास्त्रार्थ की पद्धति, रट्टा मार पद्धति नहीं, कि टीचर आया क्लास में, उठाया ब्लैक बोर्ड किताब, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर डेफिनेशन, लिथोस्फीयर, अब रटा रहा है उसको, अपना रट रहा है अपना, फिर बीच में भूल रहा हो, ऊंग रहा हो, दूसरे दिन परीक्षा ले रही तो 2 भूल गया हो। तो ये सब पद्धतियां जो एनसीईआरटी भी कह रहा है, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, इंटरेक्टिव वे में पढ़ाओ और प्रॉम्प्ट्स दो। और जो प्राइवेट पब्लिशर की जितनी किताबें आप देखेंगे ना, क्या जादू की छड़ी चलाया उन्होंने, देखिए कितने विद्वान हैं वो सब, जो किताबें लिए होंगे आप लोग देखिएगा। सितंबर में आती है एनसीईआरटी, लास्ट में 29 सितंबर को, जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था उसके बाद, और दिसंबर में उनकी सारी किताब आ जाती है 10-15 स्टाफ रख के, और 3200 स्टाफ रख करके एनसीईआरटी एक भी किताब नहीं निकाल पाती है। तो गजब की इफिशियंसी उनकी है। लेकिन उनकी इफिशियंसी को आपको टेस्ट भी तो करना चाहिए। उसके लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ना होगा कि देखिए कि ग्रेड वार, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी में क्या है। 613 पेज 14 पेज का है। मैं उसको जब 5 बार पढ़ा तब मुझे पूरी तरह से इंटरनलाइज किया। और हर कक्षा में, हर विषय में क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आप देखिए प्राइवेट पब्लिशर की किताब में है क्या, नहीं मिलेगा आपको। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मिलान कर लिया है मैंने 11 पब्लिशर की किताब, कट पेस्ट ज्यादा है। लेकिन मार्केट में लेके आ गए दिसंबर में, मार्च तक आपको किताब भी पहुंचा दी है, फरवरी तक, और आप किताबें चल रही है रेफरेंस के रूप में। और एनसीईआरटी कह रही है कि अभी हम तीसरी छठी की किताब पीडीएफ में दे रहे हैं, प्रिंट बाद में कराएंगे। अभी 6 की पीडीएफ भी नहीं आई, 3rd की तो पीडीएफ आ गई है, उसमें भी अभी 1-2 विषय नहीं आया है, बॉर्डर अराउंड अस नहीं आया। तो ये मैं सिर्फ आपको एक संकेत दे रहा हूं कि बच्चों के साथ न्याय करना है, एनसीईआरटी के साथ न्याय करना है, तो किताबों की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करना चाहिए लेने से पहले। और किसी का प्रश्न हो तो पूछे, मैं तो बहुत लंबी वार्ता कर लिया, हम तो करते रहेंगे तो दिन भर करते रह जाएंगे। तो आपके अगर कोई प्रश्न हो इसकी वैधानिकता के विषय में, इसकी किसी प्रामाणिकता के विषय में, या कोई अन्य, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे विद्यालय कम ही रहेंगे,
तो परीक्षा केंद्र कैसे बनेगा? मान लो आप हमसे जुड़ते हो तो जाहिर है कि शुरू में जब सीबीएसई के पास स्कूल कम थे तो सेल्फ सेंटर ही होता था, ऑब्जर्वर आते थे। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि पहले आप क्रमशः हमसे जुड़िए। हमसे आप जैसे आप प्राइवेट पब्लिशर की किताब लेते हैं वैसे पहले आप मेरी किताबों को, एनसीईआरटी चूंकि आपके लिए कंपलसरी है, हमारी किताबें उस रूप में लीजिए। सस्ती किताबें हैं, गार्जियंस को भी अच्छा लगेगा और उसको भी आप, आपके शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा तो हम ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे देंगे विस्तार से, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आपके सब्जेक्ट के शिक्षकों को, और एक बार उसको आजमा के देखें और जितनी भारतीयता है उतना बच्चों को दीजिए। कहीं आपको कमी लगती है तो हमें भी इंगित करिए, उसको संकलित करके उसको हम सुधार करें, इस अभियान को उसके मूल उद्देश्यों तक, उसकी अंतिम परिणति और अर्थान्विति तक पहुंचा सके। यही निवेदन है आप सभी से। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, तभी तो मैंने कहा पूछना चाहिए था आपको। भाषा अभी तो इंग्लिश और हिंदी है, लेकिन हम गुजरात में, बड़ोदरा में मीटिंग किए, अहमदाबाद में मीटिंग किए, मोरबी मीटिंग किए और आपके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं चौथी। मतलब गुजरात में चौथी बैठक है हमारी। हमने तय किया है, ट्रांसलेटर हमने रखा हुआ है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी अगर लोग चाहेंगे तो हम अपनी पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेंगे। प्लस छोटे बच्चों को हम हर पुस्तक में एक फ्लेवर, एक चैप्टर का रीजनल फ्लेवर भी, जो उस विषय से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट या इवेंट कथानक होगा, लोक कथा होगी, उसको भी डालेंगे। वो पुस्तक भी दे देंगे आपको। लेकिन हमें एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्कूल तो चाहिए ना। मान लो एक विद्यालय की सिर्फ अगर हम गुजरात की किताब में भी छपने में 5-7 लाख 8 लाख का खर्च होता है, क्योंकि हमने इतने विद्वान जोड़ रखे हैं। सिर्फ कट पेस्ट वाली किताब तो है नहीं हमारी, तो उसमें हमें अगर लगे कि हाँ भाई 50, 100, 150 विद्यालय ले लेंगे किताबें, 3-4-5 हजार भी किताब मार्केट में चली जाएगी, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस तक सहने को तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत घाटा भी सह लेंगे, लेकिन कुछ तो सामने आएंगे तो होगा ना। अगर आप हमारी पहले किताब देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाली, हिंदी मीडियम वाली, अगर आपको उसका कंटेंट ठीक लगता है और आपके विद्यालय अगर आपके सहयोग से जुड़ते हैं, तब 2 महीने के अंदर आपको किताब गुजराती उसकी ला के दे देंगे और अगले सत्र से पूरा आप चलाइए रेफरेंस बुक के रूप में हमारी किताब। और आप में से कुछ विद्वानों से हम सहयोग भी चाहेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय फ्लेवर होता है वो क्षेत्रीय लोग ही ज्यादा अच्छे बता पाते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, आप अभी जो भी हिंदी किताब देखते होंगे, आप हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, हिंदी साहित्य तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? साहित्य तो पढ़ाते होंगे, भाषा हिंदी को। तो जो आप हिंदी पढ़ाते हैं तो आपको उसमें सिर्फ हिंदी की कविताएं, हिंदी के निबंध, हिंदी की कहानी, हिंदी के नाटक दिखते हैं। हमने उसको, जो एनसीएफ कह रहा है कि उसको होलिस्टिक करिए, इंटरडिसिप्लिनरी करिए। तो हमने कैसे किया इंटरडिसिप्लिनरी बता रहा हूं। हमने हिंदी साहित्य की किताब में दूसरी भाषाओं के पुरस्कृत साहित्य को हिंदी अनुवाद करके पाठ के रूप में डाल दिया। किसी कक्षा में मलयालम की पोएम को डाल दिया, किसी कक्षा में तमिल की कहानी को डाल दिया, किसी कक्षा में असमीज के लोक कथा को डाल दिया, किसी में मणिपुरी की डाल दिया, किसी में गुजराती डाल दिया, किसी में मराठी डाल दिया, किसी में कोंकणी डाल दिया। पढ़ रहा है हिंदी, लेकिन उसके माध्यम से वो दूसरी भाषा के साहित्य के परिदृश्य को भी समझ रहा है, वहां की संस्कृति को भी समझ रहा है और भारत के एकत्व को समझ रहा है। साथ ही हमने जैसे हिंदी साहित्य में एक कोई वृक्ष पर मान लो केंद्र करके एक हमारा कोई पाठ है। अब वृक्ष को एक अंत में हमने एक चार्ट दिया कि वृक्ष को गुजराती में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, असमीज में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, ताकि इस तरह से वो 8वीं तक ही हिंदी पढ़ते हुए भी भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं के कम से कम 100
व्यवहारिक शब्दों के साथ उसका रिश्ता कायम हो जाए। बहुभाषिकता। अब जैसे अगर हम उस तरह से पढ़े होते तो हो सकता है कि शुरू के 2-4 लाइन ही आपके दिल को अपने से जोड़ने के लिए गुजराती बोल लिए होते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आपको गुजराती बोल करके लुभा नहीं पा रहे हैं। मुझे ईर्ष्या हो रही थी जब वो मेहता जी बोल रहे थे और परिमल जी बोल रहे थे, तो मुझे भी अर्थ तो समझ रहा था मैं क्यों क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि मैं कम से कम 2-4-5 मिनट पहले शुरुआती चीज आपको आपकी भाषा में बोलता, और हो सकता है 2-3 महीने बाद बोलता हुआ मिल भी जाऊंगा आपको। क्योंकि जिस प्रांत से जुड़ना है तो प्रांत को तो पहले स्वीकारना होगा, उसकी भाषा को स्वीकारना होगा। यद्यपि संस्कृत भाषा से ही सब निकली है, ये पूरा प्रमाणित है, तो संस्कृत तो पढ़ा है तो आसानी से सीख लेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय परंपराओं के गर्भ से उभरते हैं। जैसे दाएं बाएं को क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, तो जमणु क्यों कहते हैं दाएं को? कभी सोचा कि दाहिने हाथ से खाते हैं ना, हाँ, तो इसलिए जमणु हो गया। इसका कोई कहीं अर्थ नहीं निकला है, व्यवहार शास्त्र के गर्भ से आ गया। अब मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ढाबू क्यों कहते हैं लेफ्ट को, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई गुजरात के लोगों से ही पूछा, कल से मैं कम से कम 20 लोगों से पूछ चुका कि बाएं को क्यों कहते हैं ढाबू, कोई नहीं बता पाया अभी तक। आप में से कोई बताओ, आपने सोचा नहीं। इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जो एनसीएफ कहता है ना कि बच्चों के अंदर विश्लेषण संश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित करो। शब्द आया, टकराया, रटो मत, कहां से उद्भव हुआ इसका, क्या अर्थ है इसका, कैसे जुड़ गया है हमारी भाषा में। कम से कम 100, 200, 500 शब्दों का शोध तो होना चाहिए, कैसे आया। संस्कृत वालों ने बहुत अच्छा कर रखा है, पाणिनि व्याकरण ने 4000 सूक्त बना दिए हैं, उन सूत्रों से आपको किसी भी शब्द का अर्थ हो जाता है। अन्य भाषाओं ने प्रयास नहीं किया, तो आपके व्याकरण विदों को प्रयास करना चाहिए। सिलेबस है, इससे आपका जो सिलेबस है वो कितना डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। मैंने शुरू में कहा ना कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को हम भी 100% मानते हैं, एनसीईआरटी भी 100% मानती है, बल्कि ये प्राइवेट पब्लिशर नहीं मानते जिनकी रेफरेंस किताबें आपने दे रखी है। हम तो बाध्य हैं, बोर्ड हैं भारत सरकार के, हम भारत सरकार के ब्लूप्रिंट को नकार नहीं सकते, उसमें अपने कंटेंट को हम इंडियन सेंट्रिक कर सकते हैं, उसमें और अधिक फ्लेवर दे सकते हैं भारतीयता का, लेकिन पूरी कॉम्पिटेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सोच विचार के भारत सरकार ने किया। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।